एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पहले बात करेंगे जनरल राहील शरीफ और उनकी लेगेसी की। जमहूरियत के लिए ये कितना अहम कदम। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जनरल राहील शरीफ का सबसे अहम कारनामा, कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ इत्मीनान और हौसला दिया। दहशत गर्दी के महाज पर पाकिस्तान ने अहम कामयाबियां हासिल की। जनरल राहील शरीफ सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद रहे। जनरल राहील शरीफ का अहद मुल्क की अस्करी तारीख में कितना अहम है, पूछेंगे दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर आसिफ हारून से। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे ख्वाजा सराओं पर उम्रे की पाबंदी का मामला। पूछेंगे चेयरपर्सन शीमेल एसोसिएशन अलमास बॉबी से। समाजी कारकुन फरजाना बारी से। और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम से। वेलकम टू द शो। सबसे बड़ी खबर अगर देखा जाए इस साल की वो ये कि जनरल राहील शरीफ रुखसत हो रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अपने वादे पर कायम रहे, एक्सटेंशन नहीं ली। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। जब जनरल राहील शरीफ ने अस्करी कमान संभाली थी तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से एक बदतरीन दौर था। हर तरफ मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे थे। कराची से वज़ीरिस्तान तक अवाम अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे और मायूसी का शिकार थे। मगर आज 3 years डाउन द लाइन जब आप देखें तो जनरल राहील शरीफ जिस वक्त रुखसत हो रहे हैं तो ना सिर्फ दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा हो चुका है, जो इंटरनेशनल साजिशें थी उनको ना सिर्फ एक्सपोज किया गया बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को उनका इदराक हो रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि एक मोराल ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का बल्कि पाकिस्तानियों का ऑल टाइम हाई है। ये क्रेडिट भी उन्हें दिया जा रहा है कि जमहूरियत की बका के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहरहाल उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। एक नज़र अगर हम डालें पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ वक्त में जो आर्मी चीफ की सिलेक्शन है वो बड़ी अहम भी रही है। उस हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से फिर पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख भी रही है। इस इंतखाब की तारीख पर नजर डालें, 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नया आइन नाफिज किया गया तो उसके तहत ताकत का सरचश्मा वजीर आजम थे। 1973 के आइन के तहत मुसल्लह अफवाज की सरबराहान मुकर्रर करने का इख्तियार वजीर आजम के पास था। जनरल ज़िया ने आइन में 8वीं तरमीम करके ये इख्तियार वजीर आजम के बजाय सदर को दे दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने 1997 में 8वीं तरमीम ख़त्म कर दी। इस तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराहान और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मुंतखब करने का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक्टूबर 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दूसरी मरतबा साल 2013 में जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। अब साल 2016 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तीसरे आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नज़र इंतखाब किस पर जाकर ठहरती है तो एक सवाल है, मगर आर्मी चीफ के हवाले से किस तरीके क्या समझते हैं हम, क्या इवैल्यूएशन है, वी विल टॉक अबाउट इट। कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। एंड वेलकम बैक। ब्रिगेडियर आसिफ हारून हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल अगर हम आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखें या सिविलियन पर्सपेक्टिव से देखें, जनरल राहील शरीफ ने क्या क्या बदला है पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, जनरल राहील शरीफ जैसे आपने सही कहा कि जिस वक्त वो उन्होंने टेक ओवर किया कमांड आर्मी की तो उस वक्त हालात जो है काफ़ी मखदूश थे। गो के
जनरल कियानी ने भी अपने 6 साल के दौर में वॉर ऑन टेरर में खतर ख्वाह रिजल्ट्स अचीव किए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर हम उनको गिनना शुरू करें तो 17 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो जनरल कियानी के वक्त में जो है रिकैप्चर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये इनका जो ये नेटवर्क था और जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो था वो टूटा नहीं, क्योंकि दोबारा उसको बहाल करके और सबसे ख़तरनाक तरीन जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो था वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान बन गया। और वहाँ पर ये था कि 60 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टीटीपी के अम्ब्रेला के नीचे आ गई और उनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैल चुका था, गिलगित बल्तिस्तान तक और बाकी दीगर इलाके क्वेटा तक। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा एक जो चीज़ थी जो सामने थी। उसके अलावा बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए थे, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो थी वो जो थी काफ़ी आगे थी। और फिर कराची का तो आपको पता ही है कि वो बिल्कुल बदहाल था और एक माशी तौर पे जो है वो इकनॉमिक डेथ जो है उसकी हो रही थी, लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। तो ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। और आपको फिर याद होगा कि इसकी जो शुरुआत है वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में जब अटैक हुआ उसके बाद जो है ज़रबे अज़्ब जो है किया। और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आपने देखा होगा कि 2010 से इनके आने तक जो है वो उधर आगे पेशरफ्त नहीं हुई, वहाँ पर नहीं गए। उसकी बहुत वजूहात थी और बड़ी जेन्युइन वजूहात भी थी, लेकिन इसका रिस्क जो है फिर आखिर जनरल राहील ने लिया और वो इस कॉल्ड्रन में कूद पड़े। और 1 साल के अंदर सबसे जो मुश्किल तरीन और ट्रेचरस ट्रेन था, जिसमें शवाल वैली खासकर और दत्ता खेल का जो डिस्ट्रिक्ट जो कि बिल्कुल अफगान बॉर्डर के नज़दीक है, उस तक जहाँ जो कहते थे अनसेलेबल है और वहाँ कोई नहीं पहुँच सका, उसको भी उन्होंने किया। तो ये तो एक वो थी। फिर इन्होंने पुश अगर हम थोड़ा सा सुने ब्रिगेडियर साहब, जो जनरल साहब ने खुद अपने लिए तयन किया था कि मैं ये करूँगा, आई कम बट लेट्स लिसन टू जनरल राहील शरीफ। मैं इस अज़्म का अयादा करता हूँ कि हम दहशत गर्दों के फाइनेंसियर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स और सिंपथाइजर्स यानी मददगार और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपने पूरा बताया कहाँ से लेकर कहाँ तक दहशतगर्दों को पकड़ा गया, रोका गया, ख़त्म किया गया। फिर दोबारा और बड़े लेवल पे हमने फ़र्क देखा, नैप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया गया, सजाए मौत को इम्प्लीमेंट किया गया। मगर जो ये वादा था कि अबेटर्स को भी, फाइनेंशियल्स को भी, ये आप समझते हैं कि अभी तक पूरा हो चुका है या इस पर अभी ये नए चीफ के लिए छोड़ के जा रहे हैं जनरल राहील शरीफ? देखिए ना जी, जब वो कूदे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तो ये तो उसका जब उसका नेटवर्क वहाँ तोड़ दिया तो उस वक़्त जो है फिर मालूम हुआ कि जी यहाँ पर बात यह ख़त्म नहीं होती। यहाँ तो इनके फाइनेंसर्स भी हैं, इनके सिंपथाइजर्स भी हैं और इनके हैंडलर्स भी हैं और स्लीपिंग सेल्स भी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। क्योंकि इतना उनको तोड़ने के बाद, पूरा फ्लश आउट करने के बाद, और वो थी अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें कि हाफिज गुल बहादुर जो कि फ्रेंडली समझा जाता था, हक्कानी नेटवर्क, उनको भी वहाँ से फ्लश आउट करके और खाली किया। उसके बावजूद भी जो है ना रैंडम टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे थे। तो यहाँ ये मालूम हुआ कि जी इनके फाइनेंसर्स को, हैंडलर्स को और स्लीपिंग सेल्स को जब तक हम नहीं करेंगे वो ये नहीं हुआ। और फिर आपको ये याद होगा कि 2015 की शुरुआत में ये भी उन्होंने कहा कि जी फाइनेंशियल टेररिज्म, जब तक हम ये नेक्सस बिटवीन दी करप्शन, पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म को हम तोड़ेंगे नहीं तो इन दो नसूरों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक चीज हमने देखा कंसिस्टेंटली पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे काम होता हुआ हमें नहीं नजर आया। आप समझते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि अब ये काम क्या नेक्स्ट चीफ के लिए, डू यू बिलीव के जनरल राहील शरीफ कर सके? उन्होंने कहा बार बार कि इकोनॉमिक करप्शन भी है, इकोनॉमिक टेररिज्म भी है, लेकिन क्या उसको ख़त्म कर सके या शुरू भी कर सके उस तरफ? जी देखिए ना, जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को निभाया, ये एक पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि इसको हम सफ़े हस्ती से मिटा देते और वो कर सकते थे। 85% तक जब आपने गेन कर लिया, बाकी तो एरिया जो
15% जो है उसको में तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उसमें फिर रुकावटें डाली गई। नेशनल एक्शन प्लान को उस तरह फाल नहीं बनाया जाता था। देखिए ना, एक सिर्फ फौज जो है वो सब चीज़ नहीं कर सकती, उसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, और फिर आपको कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। 100% रिजल्ट्स इसी वजह से ये नहीं मिले कि ये बाकी अदारों ने उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि रखने डाले। खासकर आपको कराची में आपने देखा होगा कि कदम कदम पे सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना रुकावटें डाली और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया कि आपका मैंडेट ही नहीं है आपने करप्शन और फाइनेंशियल टेररिज्म की तरफ जाने के लिए। बट सर, ये बड़ी अहम बात है कि अब आइंदा हम अगर यहाँ पे अपने का रखने डाले और काम रुक गया एक जगह पर आकर, अब नए चीफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? ये तो बहुत बड़ कि जो चीज एक सस्टेन्ड, एक ऐसा चीज जो बड़े पॉपुलर हो गए थे, वो एक लेवल से आगे नहीं जा सके, तो किस तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बार्स भी हैं, किस तरीके से करेंगे नए चीफ ये काम? देखिए, बात यह है कि जो भी इनकी जगह पे आएगा, ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फिट इनटू द बिग शूज ऑफ राहील शरीफ। उन्होंने एक बेंचमार्क्स बहुत ऊंचे रख दिए हुए हैं और तवक्कुआत कौम की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और इसीलिए इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं मिली। तो ये उस तनाजुर में जो है ना नेक्स्ट चीफ ने आना है और उसने इस चैलेंजेस को संभालना है और इसको इस पे लाजिम और मलज़ूम होगा। इजाज़त दें ब्रिगेडियर साहब जी, एक और स्टेटमेंट जनरल राहील शरीफ की है। जी हाँ, दफ़ाए वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ, और शोहदा के बेशुमार लवाहिकीन की मौजूदगी में इस अहद को दोहराता हूँ कि हम अपने शहीदों का लहू कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर, मोराल के हवाले से हमने देखा, आप क्या समझते हैं क्या ऐसा किया? क्योंकि यौम शोहदा तो पहले भी मनाया जाता था, लेकिन क्या बदला है जनरल राहील शरीफ ने कि ना सिर्फ आर्मी के अंदर बल्कि हमने पूरे पाकिस्तान को देखा कि फिर वो एक पेज पे नजर आया, आर्मी को सपोर्ट भी फुल फ्रंट दी, जो कि हमने माजी में ऐसे नहीं देखा था। ये किस तरीके से तब्दीली आई? देखिए जी, यहाँ पर मैं एक बड़ी साफ बात करूँगा, वो ये है कि मैं आज इस आपके चैनल पे उन लोगों को जो कि बहुत कम किस्म के लोग हैं, वेरी स्मॉल सेगमेंट, जो कि हर वक्त राहील शरीफ को इंटाइस करते रहे, इंड्यूस करते रहे, प्रोवोक करते रहे कि जी वो टेक ओवर कर ले, और ये सिलसिला पूरा साल चलता रहा, ख़ासकर ये जो आखिरी इनका साल था, और यहाँ तक कि इनको बहुत किस्म की लानत मलामत की, और अब तो बड़ी नेगेटिव प्रेस भी उनके आनी शुरू हो गई कि ये क्यों नहीं एक्शन कर रहे, और ये शायद अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते। उस वजह से इन्होंने 11 महीना पहले ही अनाउंस कर दिया कि आई डोंट वांट एक्सटेंशन, और फिर उसके ऊपर वो कायम रहे। तो एक तो ये बात है कि वो जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर वो चल रहे थे और जो वो मुख्तलिफ किस्म के बता रहे थे और इनको प्रोवोक कर रहे थे, वो आज सारे दे आर चूइंग देयर ओन वर्ड्स और वो फेल हो गए, और ये ऑनरेबली वो ये जा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि राहील शरीफ न्यू कि जब तक ये सिविल और मिलिट्री एक पेज पे नहीं रहेंगे और साथ नहीं चलेंगे, जो रिजल्ट्स वो अचीव करके आज जा रहे हैं वो कभी नहीं हो सकते थे। बोथ हैड टू गो हैंड इन हैंड। आपस में अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, टग ऑफ वॉर हो जाती, आपने 10% रिजल्ट भी अचीव नहीं कर सकते थे। जो आज पाकिस्तान ने जो कुछ अचीव किया है और जिस वो दोहराई पर वो खड़ा हुआ है, इट इज क्रेडिबल, और ये मानने की बात है कि 2013 में जो पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त को खत्म हो गया, लेकिन बढ़िया है बात उन्होंने की कि स्मॉल सेगमेंट मगर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट सेगमेंट जो बार बार इंटाइस करते रहे कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें, मगर नजर यही आया कि फतह इसी बात में है कि सिविल और मिलिट्री एक पेज पर ही नजर आए अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। वक्फा लेंगे, उसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी परेशान कुन खबर, ख्वाजा सराओं को उम्रा करने से मना किया जा रहा है। आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर।
वेलकम बैक। 1 जनवरी 2011 को पाकिस्तान में पहली बार ख्वाजा सराओं को उनकी शनाख्त दी गई या तस्लीम की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हुक्म पर उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी करने का आगाज हुआ। ख्वाजा सराओं को अपनी पाकिस्तान में शनाख्त हासिल करने के लिए एक तवील जदोजहद से गुजरना पड़ा और उसमें बहुत सारा क्रेडिट उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी जाता है, मगर इस वक्त मसला एक इंटरनेशनल लेवल पर नजर आ रहा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ख्वाजा सराओं को उम्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस मामले की बासकश कल सेनेट में भी सुनाई दी गई, जहां पर यह मामला पसमानदा तबकात के हवाले से कायम की गई कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। आज हम ख्वाजा सराओं पर लगने वाली इस पाबंदी पर बात करेंगे कि किस बुनियाद पर यह पाबंदी लगाई गई है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसकी क्या हैसियत है। आई स्टार्ट विद यू अलमास बॉबी। सऊदी अरब की जानिब से पाबंदी लगा, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि सऊदी हुकूमत कोई मैटर नहीं करती, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैटर करते हैं, सबसे ज्यादा अफजल जो हैं। जब उन्होंने ये नहीं कोई भेदभाव रखा, नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन रखी, मर्द औरत, गोरा काला, अरबी अजमी, ख्वाजा सरा में, तो ये सऊदी हुकूमत कौन होती है कि ऐसे को ऑर्डर्स दे रही है? क्या ये कुरान पाक जो हमारी किताब है उसमें है ये? क्या किसी हदीस में कहीं पे ये है कि ख्वाजा सराओं को मना कर दिया जाए कि उम्रा करने ना आए, हज करने ना आए? 1400 साल गुजर गए हैं। 1400 साल में एक दफा भी इस तरह का कुछ हुआ है कि किसी को मना कर दिया जाए? अभी तक जो सूरत हाल थी, दैट्स व्हेयर आई वांट टू कम। क्या तरीक़ाकार था अप्लाई करने का, किस तरीके से जाए थे, अभी तक क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन यही थी कि देखें कि अप्लाई करते थे उम्रे के लिए या हज के लिए, तो हमारे लोग जा रहे थे, बेशुमार लोगों ने हज किए, उम्रे किए हैं, अभी भी गए हैं, 5-6 दिन पहले भी गए हैं उम्रा करने के लिए लोग हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। आपने उम्रा किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, आपके जाने वालों ने किया है। बहुत लोगों ने, बहुत लोगों। और कोई डिस्क्रिमिनेशन होती कभी थी? भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे सब कर रहे हैं, जिस तरह सब कर रहे हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है? कोई वाकया हुआ है, कोई आपके ख्याल से कोई ऐसा अगर हुआ है तो पाकिस्तान का तो नहीं है, तो पूरी दुनिया के मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाजा सराओं का मना कर दिया है ना। तो कोई वजह आपके ज़हन में नहीं है कि क्या हो सकती है? कुछ वजह का पता नहीं है ठीक कि क्या हुआ है। ये तो अब हुकूमत का काम है ना, हमारे वजीर आजम का काम है कि वो पूछें उनसे, क्योंकि उस सतह पे तो वही बात कर सकते हैं ना, हम उस सतह पे बात नहीं कर सकते। सही। तो वो पूछें कि ये क्या वजह हुई, आप लोगों ने क्यों इस तरह की है। राइट। रज़ा भाई साहिबा, आपके ख्याल से क्या रीजन, हम मे बी विल नो एट सम पॉइंट, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये कैसी पाबंदी है? बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। इस पे तो सऊदी हुकूमत का कोई हक नहीं है कि कोई भी इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको किसी भी हवाले से रोका जाए। मैं तो ये समझती हूँ कि इवन आमदियों पे ऊपर भी जो पाबंदी थी वो भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर जो भी शख्स अपने आप को कहता है वो मुसलमान है और वो खाना काबा में जाके हज करना या उम्रा करना चाहता है, तो सऊदी अरब की हुकूमत का कोई ये हक नहीं बनता है। ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप किसी को किसी भी बुनियाद पे रोकें। जो आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि पहले तो ये था ना कि जिस तरह लोग ख्वाजा सर अगर हज करने जाते थे, अगर उनकी आइडेंटिटी जो है, ये जो एक फसाद है कि एक डायकोटमी के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम कहते हैं या औरतें हैं या मर्द हैं, यानी कि जो तीसरी जेंडर है, जो हर्माफ्रोडाइट्स हैं, या तो जो तीसरे जो खुदा की पैदा की हुई एक मखलूक है उसको हम इंसान ही नहीं समझते। यानी कि हमने उनको अपने, अगर देखा जाए तो दुनिया की 10% आबादी जो है वो मुश्तमिल है उन लोगों पे जो ना कि औरत की कैटेगरी में आते हैं ना मर्द की, बल्कि वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो वो अगर 7 बिलियन आबादी है और उसमें 10% वो लोग हैं, तो वो एक जो जेंडर की कैटेगरी है ना। अब हमारी जो सोच है ये एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि पैट्रियार्कल और एक बहुत दकियानुसी बात है कि हम ये सोच कि वो उस सोच से हम बाहर नहीं आ रहे हैं। और सऊदी अरब में पहले ये होता है कि क्योंकि ख्वाजा सराओं को मजबूरन ये कहना पड़ता है या वो मर्द हैं या औरत है, और उसके हवाले से वो पासपोर्ट बना के और वो जाके हज कर लेते थे। अब जाहिर है कि जहाँ उनकी शनाख्त जो कि उनका हक है, जो आईडी कार्ड मिली है, एक तीसरी जेंडर के तौर पर, एक मैं समझती हूँ जो महज़ब
माशरा, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान के अंदर और ख्वाजा सराओं और अलमास बाबी जैसे लोगों की अपनी जद्दोजहद की वजह से जो इनको शनाख्त मिली है, उसकी बुनियाद पे अब वो, क्योंकि इनके पासपोर्ट के ऊपर वो लिखा जाएगा, So you're pushing them कि वापस उधर चले जाएं कि आप अपने आईडी के ऊपर लिख दें कि हम मर्द हैं या औरत हैं। You're pushing them towards that। हैं जो कि डिनाई कर रही थी मुख्तलिफ जो रियासतें, अगर जिन रियासतों ने उनको ये हक दिया है कि वो अपनी तीसरी जेंडर के तौर पे अपनी शनाख्त करें, अब सऊदी अरब उनको पनिश करना चाहता है। तो मैं समझती हूँ पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से जो है ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि जो ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी है सबकी तरफ से इसके ऊपर एक बहुत भरपूर इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसकी मज़ामत करनी चाहिए, क्योंकि सऊदी हुकूमत का कोई ये जाती प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि खाना काबा या वो वहाँ पे मौजूद है, और वो सब मुसलमानों के लिए ये एक इज्तिमाई जो है आपकी जो मजहबी इबादत गाहें होती हैं वो बिलोंग करती हैं इज्तिमाई तौर पे हर उस इंसान को जिसका उस मजहब के साथ ताल्लुक है। Absolutely। अपने भी ख्वाजा सराओं को वो निकाल दें, जितने सऊदी अरब में ख्वाजा सरा हैं तो फिर निकाल दो, तो फिर उनको भी निकालें ना। ठीक, या उनका रिलीजन आप कहते हैं कि वो कोई और, बट जनरल आप ये कह रही हैं कि एक तरीक़ाकार ऐसे ही बन गया। हम बहुत सारे वाक़या देखते हैं, घर में इज्जत नहीं है तो बाहर वाले भी इज्जत नहीं करेंगे। राइट, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो भी एक पहलू है, लेकिन क्या हमने खुद उधर तक धकेल दिया है कि आप और कुछ कर नहीं सकते हैं? पहलू नहीं है ना, वो ये कि प्रॉब्लम ख्वाजा सराओं के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है ना, आपके साथ, मौलाना साहब के साथ या मेरे साथ है। क्योंकि हम दो बातें, एक तो हम इनको एक तीसरी जेंडर एक वो समझ नहीं रहे हैं, दूसरा ये है कि ये दुरुस्त है, और हमारे जो डिस्क्रिमिनेटरी रवैये हैं, जो हमारे तासुबात हैं, उनको तो दूर करना अपनी बात है कि इनको मौके मिलने चाहिए तालीम के, हुनर सीखने के, कारोबार के। लेकिन जो ख्वाजा साहब बाय चॉइस डांस करना चाहते हैं, म्यूज़िक डांस अगर वो उनका पैशन है, तो उसको हमें तस्लीम करना है कि ये फॉर्म ऑफ आर्ट्स है हमारे कल्चर के अंदर, और डांस और म्यूज़िक जो है इसको ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है ना। अब ये है कि हमने वो उसको आर्ट समझा नहीं है, हमने उसको वो बना दिया है कि ये गलत चीज़ है। अगर ख्वाजा सराओं का शौक है उनमें से जो बाय चॉइस, मैं समझती हूँ कि तमाम ख्वाजा सरा शायद बाय चॉइस जो है वो अपना रोज़गार जो है वो गाने से या म्यूजिक से या डांस से नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें जिनका ये पैशन है कि वो अपना लाइवलीहुड जो है बाइज्जत तौर पे डांस के जरिए, सिंगिंग के जरिए करें, तो हम क्यों उनको बुरा समझते हैं? हम क्यों ये समझते हैं कि ये कोई समाज में ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं? हमें डांस एंड म्यूजिक को एक्सेप्ट करना है कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे म्यूजिक और जो डांस है उसको गलत जो समझा जाए और लोगों को की जुबान बंदी की जाए। अगर कोई नहीं समझता इसको, तो उनको भी इसका हक होना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में डांस का या म्यूजिक का दखल नहीं है, उनको अपनी आजादी होनी चाहिए। देखिए वो ना देखें, अपने घरों में उनको दावत ना दें, लेकिन ये उनका हक नहीं है कि वो डांस करने वालों को या गाने वालों को बुरा समझे। अब देखें ख्वाजा सरा कारोबार करने की कोशिश करता है, उसका जीना फरदौस नाम का ख्वाजा सरा इस्लामाबाद में नोबल नेट उसका वो है केबल का, वो उसका दूसरे मुखालफों ने कभी केबल की तारें काट जाएं, कभी जीना हराम उसका किया हुआ, हालांकि लाइसेंस होल्डर है वो, उसकी केबल वो चलाता है ख्वाजा सरा फरदौस। फिर मैं उसके साथ पैमरा के ऑफिस गई हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इधर करना चाहती हूँ अबसार आलम साहब का, कि उन्होंने बहुत साथ दिया उसका, और अब जाके कोई मामला ठीक हुए 2-3 साल बाद। ये एक बिजनेस करना चाहते हैं ख्वाजा करना चाहते हैं, तो तब भी हर्डल्स से वो की जाती है उनके आगे। ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना, देखिए इनका जो अंदाज है, जाहिर है कि जो हमारी कंपोजिशन क्या है ना, हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे XY जब होता है तो उसमें आपके मसल लड़का बनता है और मसल पावर, हाँ, और X अगर आपका XX है तो वो लड़की होती है, और ख्वाजा सराओं में किसी में XXY होगा, किसी में XY होगा, तो वो जो जैसे हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, जाहिर है उनका जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन होती है वो फर्क होती है ना, तो इसलिए उनके जो तरीक़ेकार होते हैं उसमें दोनों एलिमेंट्स मेल फीमेल शामिल होता है, और ये हमारे समझने की बात है। हम उनको समझते हैं कि ये अगर ये आदमी है तो ये औरतों की तरह से क्यों
कर रहा है। हमें ये समझना होगा कि बायोलॉजिकली जो उनकी कंपोजिशन है, जो उनके क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन है, जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, उससे वो उसी तरह से करेंगे। हमें एक्सेप्ट करना है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। So this is more genetic issue. मुफ्ती साहब, वैसे जनरली आप अपने हवाले से समझ लें या आम किसी भी आलम दीन के हवाले से समझ लें कि अगर कोई ख्वाजा सिरा आए और कहे कि मैं दीन की तालीम हासिल करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो कितना उनको वार्म रिसेप्शन मिलता है हमारे मुल्क में? किससे पूछ रही है? जी सर, कि अगर कोई ये कहे कि हम दीन पढ़ना चाहते हैं आकर कोई ख्वाजा सिरा, तो आप क्या समझते हैं जनरल कितनी हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग है इस बात की, कितना उनको वेलकम किया जाता है? हमारा इदारा है, हम तैयार है, जो भी आए पढ़ना चाहे हम उसके लिए इजाजत। सर ये बड़ी बात है। अभी तक कोई है ख्वाजा सिरा आपके इदारे में जिनको पढ़ाया गया? आप बताएं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कितने हैं? ओके सर, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि आप वेलकम कर रहे हैं उनको, तो ये मैसेज हम तो तैयार है। क्या यूनिवर्सिटियां, कॉलेजें, अरबाब हुकूमत भी तैयार है इस बात के लिए? नहीं, ठीक है सर, लेकिन आपने कहा है कि आप तैयार हैं, आज सबकी तरफ मैसेज चला गया आपकी तरफ से, और ये बहुत बड़ा मैसेज है सर। सो आपके ख्याल से लोग इसको ये तो तैयार हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम लोग सुबह सुबह फंक्शन से, ज़ाहिर है सुबह ही वापस आना होता है, तो कई दफ़ा हम आए हैं तो हमारे लोग किसी मस्जिद के आगे से गुजरे तो वो मौलवी साहब ने ला हौल वला कुव्वत, मतलब देख के कि सुबह सुबह किसको देख लिया। चलिए कि मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं कि आए आप, तो वेलकम कह रहे हैं, तो शुक्रिया अदा करती हूं। तालीम देंगे, दिन की तालीम देंगे, लेकिन फंक्शन बंद हो गए हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने, सिंध का नहीं पता, पंजाब हुकूमत ने तो साउंड पे पाबंदी लगाई हुई है, उधर से भी सांस बंद किया हुआ है, मांगने पे भी पाबंदी लगाई है, वो भी पर्चे दे के जलील कर रहे थानों में, साउंड भी बंद कर देते हैं फंक्शन कर रहे हो वो तो, लेकिन बता नहीं रहे, उसका नियम बदल नहीं दे रहे कोई कि तुम्हारा ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। अब खाना बंद हो जाए ना गले से तो कोई नाली डाल देते हैं, फलां इधर से चलो खुराक डाल दो। वेरी फेयर पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट। अगर हमारा सारा कुछ बंद कर दिए तो सांस कहाँ से लें, वो भी बता दें। ये बहुत अहम बात है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मतलब मजहबी हवाले से कि ख्वाजा सरा अक्सर मैंने देखा है कि बहुत रिलीजियस होते हैं, ये लोग बड़े मजहबी भी होते हैं, यू नो। तो ये भी सोच लेना, मतलब सऊदी हुकूमत के लिए मेरे नज़दीक ये इतनी एक अजीबोगरीब उन्होंने बात की है कि वो ये इस पाबंदी के हवाले से। बाकी आप जो सोल्यूशन की बात कर रहे हो, मेरा तो ये है कि सबसे बड़ी बात जो है कि सोल्यूशन दोनों तरफ से आनी चाहिए। हम लोगों के जहन बदलने चाहिए, हमें ये ख्वाजा सराओं के हवाले से जो हमारे समाजी सतह पे जो तासुबात है, यहाँ तक कि वो माँ बाप मैं समझती हूँ इतना जुल्म करते हैं कि अपने बच्चों को खुद से अलहदा कर देते हैं। तो एक तरफ तो हमें जहाँ ख्वाजा सराओं के लिए जो है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए मुहैया करनी चाहिए, और अफर्मेटिव एक्शन जिस तरह है कि उनके लिए अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो उनको आसान कर्जे दिए जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। अगर वो पढ़ना चाहते हैं उनको स्पेशल जैसे हम नॉन जो मुस्लिम पाकिस्तानीज हैं उनके लिए अफर्मेटिव या औरतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन हम कर रहे हैं ना। हमारे प्रोग्राम में बताया था आपकी ख्वाजा सरा ने कि तो घर रेंट करने का ही मसला बहुत पड़ जाता है, किराए पे घर नहीं ले सकते। मिसाल आपके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे भी रेंट पे कोई नहीं देते, और हालांकि आप एक नोन जानी पहचानी शख्सियत हैं, उससे पहले नहीं मिलता था। उससे पहले, अब तो माशाल्लाह मेरा अपना घर है, उससे पहले की बात कर रही हूँ। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देखें कि उन्होंने 20 करोड़ जो है ना इन लोगों के लिए मुख्तस किए ख्वाजा सराओं के लिए। आप अप्रिशिएट करिए उसको, अप्रिशिएट करती हूं, करना चाहिए, और यही हम सबके लिए इंसान को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है, बहुत सारा काम अभी रहता है करने के लिए। सऊदी गवर्नमेंट का जो भी फैसला है उसके हवाले से मुफ्ती साहब ने एक बात की, लेकिन अभी तक सेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाबंदी मौजूद है, मगर बाद इस पाबंदी से बहुत आगे जाकर है, ये रवैये तब्दील करने वाली बात है। डू गिव इट अ थॉट ओवर द वीकेंड। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।